गणित कक्षा 9वीं। इसमें हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है गणित का इतिहास। गणित के इतिहास में सबसे पहले चलते हैं अध्याय 1 गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहला आता है गणित जो है विज्ञान तकनीकी का मेरुदंड है। अतः वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगध ने लिखा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियों यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्ध स्थितम। इसमें अंतर्गत गणित के इतिहास में सबसे पहला आपका आता है अंक गणित। अंक गणित गणित की प्रमुख शाखा है। दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग है। अंकगणित का आधार अंक प्रणाली है, जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब शून्य का स्थान देखते हैं कि शून्य का आविष्कार किसने किया। कि शून्य की संकल्पना जो है प्राचीन वेदों में निहित है। ओम खम ब्रह्म, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋचा में खम शब्द का प्रयोग हुआ है। खम शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य होता है। ज्योतिष ग्रंथों में खम को शून्य के अर्थ रूप में प्रयोग किया गया है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृहसमद ने किया था। इस प्रकार का भी इसका उल्लेख मिलता है। शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बक्साली पांडुलिपि 300 से लेकर 400 ईसा में पाया जाता है। प्राचीन भारत की अंकीय पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान महत्वपूर्ण है। बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। अब प्रारंभ करते हैं। गणित में प्रारंभ में आता है आपका अंक पद्धति। आपने गणित के विभिन्न पद्धतियों को नाम सुना हुआ होगा, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली। इसका अध्ययन हमने पूर्व की कक्षाओं में कर लिया है। अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे प्रोफेसर गिन्सबर्ग कहते हैं 770 ईसा में उज्जैन के खिद्दू विद्वान कंक को बगदाद के प्रसिद्ध दरबार में अब्बा सईद खलीफा अल मंसूर ने आमंत्रित किया था। इस प्रकार हिंदू अंकन पद्धति अरब पहुंच गई। अरब के पश्चात कंक की सहायता से इन्हें ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया। अर्थ अरब से मिस्र तथा उत्तरी अरब होते हुए भारतीय अंक प्रणाली 11वीं सदी तक पूर्ण रूप से यूरोप पहुंच गई। यूरोपियों ने इसे अरबी अंक कहा था, क्योंकि इन्हें अरब से मिले अंक, किंतु स्वयं अरबों ने एकमत ने उन्हें हिंदू अंक कहा। इस 10 अंकों को अरबवासी जो है हिंदुसा नाम से पुकारे जाते थे। अब स्थानीय मान इसका प्राय सब जानते हैं। किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना, प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष मान और स्थानीय मान देने के कारण यह पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली, जिसको हिंदू अरेबिक प्रणाली कहते हैं, इसकी विशेषता है। फ्रांस के महान गणितज्ञ पीरेन लाप्लास ने लिखा है कि भारत ने हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने की एक अत्यंत उत्तम प्रणाली दी है, और दशमलव पद्धति का आधार 10 है। इसके कारण इसे दार्शनिक या दशमलव प्रणाली कहते हैं। भारतीय अंकों का इतिहास एवं संख्याएं। भारतीय अंकों के विकास का क्रम पहला आता है खरस्ती प्रणाली, ब्रह्म प्रणाली, ग्वालियर प्रणाली, देवनागरी लिपि, और इसी तरह से आगे बढ़ करके ये आधुनिक प्रणाली हुआ। आधुनिक प्रणाली 4वीं शताब्दी से ईसा पश्चात 2री शताब्दी तक के अभिलेखों में खरस्ती अंक पाए जाते हैं। ब्राह्मी अंक में 10 के अतिरिक्त 100 तक के गुणक तथा 900 तक के गुणक पाए गए हैं। यजुर्वेद संहिता, रामायण, उसके बाद के धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर के 53 तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये नाम आपको याद रखना है। न्यूनतम जो है 10 के 11 के शब्द, 10 के घात यदि 11 है तो न्यूनतम कहा जाता था। 10 के घात 21 को संग कहा जाता था। 10 के घात 31 को हेटिहुलम, 10 के घात 41 को नित्रवादम, और 10 के घात 53 को तनलक्षणा कहा जाता था। इसी में आता है अब आपका कूटांक परिचय। जब किसी संख्या को अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है,
संख्या को अक्षर में व्यक्त करना है तो इसको कूटांक कहते हैं। प्राचीन गणितज्ञों में इस संकल्पना का प्रयोग संख्याओं को अभिव्यक्त करने में किया जाता था। प्राचीन पद्धति कूटांक प्रणाली प्रचलित थी, जिसका प्रयोग ज्योतिष ग्रंथों में किया करते थे। वर्णांक प्रणाली आता है, शब्दांक प्रणाली और व्यंजनांक प्रणाली। अब आता है बीजगणित। बीजगणित तथा अंक गणित संरचना और सिद्धांत के विचार से अनेक समानताएं हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अंक गणित में व्यक्त राशि की बात की जाती है, मतलब ज्ञात राशि जिसको हम जानते हैं, जबकि बीजगणित में अव्यक्त राशि, जैसे हम अभी प्रयोग करते हैं बीजगणित में XYZ ABC, यह ज्ञात राशि है। अव्यक्त राशि तात्पर्य उस राशि से है जिसका मान प्रारंभ में ज्ञात न हो, इसे बीज राशि भी कहा जाता है, इसलिए अव्यक्त गणित को बीजगणित कहा जाता है। अव्यक्त गणित को बीजगणित कहते हैं। उसके बाद आता है आपका रेखा गणित या ज्यामिति। भारतीय गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर यह ज्ञात होता है कि देश में वैदिक काल में ही रेखा गणित की नींव पड़ गई थी। वैदिक काल में गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांत में सुलभ सूत्रों के रूप में मिलती है। वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को सुलभ कहा जाता था, रस्सी का नाम सुलभ रखा जाता था वैदिक काल में। सूत्र का अर्थ है जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। सुलभ सूत्र एवं रचयिताओं बौधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मत्रायण आदि के नाम से जाने जाते हैं। सुलभ सूत्र में विभिन्न ज्यामितीय आकारों की विधियां बनाने का वर्णन है। गरुड़ वेदी बनाते थे, कूर्म वेदी और श्री यंत्र। इसमें त्रिभुज, वर्ग, आयत तथा जटिल ज्यामितीय आकृतियों की रचना, ऐसे ज्यामितीय आकारों की रचना जिसका क्षेत्रफल दिए गए आकारों के क्षेत्रफल के जोड़ के अंतर के बराबर हो। ज्यामिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम और महावीर का उल्लेखनीय योगदान है। अब आता है बौधायन प्रमेय, जिसको आप जानते हैं। इसका आशय है कि आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण आयत को दो समकोण में विभाजित करता है तथा यही है बौधायन प्रमेय। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी को आगे चल करके पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय, बौधायन प्रमेय या सुलभ प्रमेय भी कहा जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं पाई में पाई का भारतीय इतिहास। इसमें पहला आता है आपका आर्यभट्ट। पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई के परिमित मान निकाला था, अर्थात 100 में 4 जोड़ना है और 8 का गुणा करना है, फिर उसमें 62,000 जोड़ देना है। यह योगफल 20,000 के व्यास के वृत्त के परिधि का माप होगा, अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त के परिधि 62,832 होगी, अर्थात पाई बराबर परिधि बटे व्यास 62,832 बटे 20,000। इसके अनुसार पाई का मान पाई बराबर 3.146, जो कि दशमलव के 4 स्थानों तक आज भी सही है। दूसरा पाई के लिए दूसरा गणितज्ञ है भास्कराचार्य। इन्होंने अपने ग्रंथ लीलावती में पाई का मान दिया है। व्यास को 2927 से गुणा कर 1250 भाग देने पर सूक्ष्म परिधि होती है, अर्थात व्यास को 22 से गुणा कर 7 से भाग देने पर व्यवहार के योग्य परिधि का स्थूल मान प्राप्त होता है, अर्थात पाई का मान 22/7। तीसरा स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ है। इन्होंने पाई बटे 10 का मान स्विदत अनुपुष्ट छंद में वर्णमाला की कुट भाषा में दिया गया है। इसके अनुसार इस छंद में 3 उपयुक्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहले अर्थ में यह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है, दूसरे अर्थ में भगवान शंकर की स्तुति है, तीसरे में पाई बटे 10 का मान दशमलव के 32 स्थान तक दिया गया है। पाई बटे 10 बराबर 0.314159265 35897 3238, ये इस तरह से। और वैदिक गणित में नामक ग्रंथ में की रचना की गई। इसमें 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। वैदिक गणित में 16 सूत्र, 13 उपसूत्र। चौथा आता है गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन का यूरोप में जो पहला शोध निबंध प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निकट मान।
पाई के सन्निकट मान के लिए कई सूत्रों की खोज की। अब अगला आता है गणित में आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। गणित की प्राचीन महत्वपूर्ण शाखा है जिसका उपयोग जो है ज्योतिष शास्त्र या खगोल शास्त्र जो है ग्रहों के स्थान की गणना के लिए किया जाता है। भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट, ब्राह्मीण, ब्रह्मगुप्त आदि का त्रिकोणमिति क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे त्रिकोणमिति की संकल्पनाओं, सूत्र तथा सारणियों का वर्णन सूर्य सिद्धांत, ब्राह्मीण का पंच सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत में मिलता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति में ज्या शब्द का प्रयोग हुआ जिसको जीवा के रूप में प्रचलित हो गया। कुछ समय पश्चात इसलिए जैव हो गया। जैव का अर्थ होता है वक्ष और धीरे धीरे वर्तमान में इसने ज्या के अर्थ में क्रमज्या का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम उत्क्रम ज्या के अंतर के रूप में इस टाइप पड़े। अरबी में यही शब्द करज के रूप में प्रचलित हो गया। अल-ख्वारिज़मी ने करज का ही प्रयोग किया था। भारतीय ज्या और कोटिज्या यूरोपीय भाषाओं में अब इसको साइन और कोसाइन के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणमिति का ज्योतिष, खगोल शास्त्र, अभियांत्रिकी, नौ परिवहन, ऊंचाई और दूरी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। आज के इतिहास में केवल इतना